Hello everyone, welcome to the class. My name is Fareen Khan and I am your guide for English literature. आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो पोइट्री सेक्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट पोएम है शैल आई कंपेयर दी, सोनेट नंबर 18 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पोइट का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर was born in 23rd of April 1564 and died in 23rd of April 1616. He was an English playwright, poet and actor. शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट हैं, पोइट हैं और एक्टर भी हैं। He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's eminent dramatist. यानी कि ये राइटर होने के साथ साथ ये जाने माने ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ एवोन और सिंपली द बार्ड। इन्हें जनरली इंग्लैंड का नेशनल पोइट कहा जाता है और इन्हें बार्ड ऑफ एवोन के नाम से भी जानते हैं और सिंपली इन्हें द बार्ड भी कहते हैं। हिज एक्सटेंट वर्क्स इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन कंसिस्ट ऑफ सम 39 plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems and a few other verses, some of uncertain authorship. शेक्सपियर इंग्लिश के एक बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर हैं जिन्होंने की ऑलमोस्ट 39 प्लेज एंड 154 सोनेट्स एंड 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स और बहुत सारे अदर वर्क्स भी लिखे हैं, जिनमें कि ये जो 154 सोनेट्स हैं इनमें से 1 to 126 फेयर यूथ को एड्रेस्ड हैं एंड 127 to 154 ये डार्क लेडी को एड्रेस्ड हैं। तो जो ये हमारा सोनेट नंबर 18 है वो फेयर यूथ को जो सोनेट एड्रेस हैं उनका पार्ट है, सोनेट नंबर 18। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम का एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। विलियम शेक्सपियर सोनेट 18 इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि विलियम शेक्सपियर का ये जो सोनेट नंबर 18 है ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस पोएम है। रिटन इन द लेट 16th सेंचुरी एंड पब्लिश्ड इन 1609। ये लेटर 16th सेंचुरी के लास्ट में लिखा गया था एंड इसको पब्लिश किया गया था 1609 में। और इसका जो कलेक्शन है वो है क्वार्ट्रो। जनरली जो शेक्सपियर की पोएम्स हैं वो क्वार्ट्रो में पब्लिश की गई हैं। द पोएम बिलोंग्स टू शेक्सपियर सीक्वेंस ऑफ 154 सोनेट्स और ये जो शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस है 154 सोनेट्स का उनमें से ली गई है। इट एक्सप्लोर ब्यूटी, लव, मॉर्टेलिटी, नेचर एंड द पावर ऑफ पोइट्री टू प्रिजर्व ह्यूमन मेमोरी बियॉन्ड फिजिकल डिके। ये पोएम ब्यूटी को एक्सप्लोर करती है, लव को एक्सप्लोर करती है एंड मॉरलिटी को थ्रू द पावर ऑफ पोइट्री टू प्रिजर्व ह्यूमन मेमोरी बियॉन्ड फिजिकल डिके। यानी कि पोइट्री की पावर को शो करती है कि किस तरह पोइट्री फिजिकल, जैसे फिजिकल ब्यूटी डिके हो जाती है लेकिन पोइट्री के थ्रू जो शेक्सपियर ने बिलविड की ब्यूटी को एड्रेस किया है वो इमॉर्टलाइज हो जाती है। अब हम इसके फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जनरली शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं हम इसको। जनरली सोनेट्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, पेट्रार्कल सोनेट्स एंड शेक्सपियरियन सोनेट। जो पेट्रार्कल सोनेट होता है इसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। इसमें भी 14 लाइन्स होती हैं और जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसमें भी 14 लाइन्स होती हैं। बट इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो इनकी फॉर्म का है कि पेट्रार्कल सोनेट में एक ऑक्टेव होता है एंड एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन होती है और इनमें जो बोल्टा होता है वो सेस्टेट के शुरुआत में ही होता है। बट ये जो हमारा शेक्सपियरियन सोनेट है इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होता है और इनमें जो बोल्टा होता है वो जनरली कपलेट से पहले होता है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी ये जो पेट्रार्कल सोनेट्स है इससे डिफर होती है। लाइक इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB
CDCD, EFEF एंड GG। टोटल इसमें 14 लाइन्स होती हैं। आइएम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा जाता है और इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। द पोएम डेवलप्स इट्स आर्ग्यूमेंट ग्रेजुअली। पोएम का जो डेवलपमेंट होता है, इसमें जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका डेवलपमेंट जनरली ग्रेजुअली होता है। द फर्स्ट क्वार्ट्रेन इंट्रोड्यूस ए कंपैरिजन बिटवीन ब्यूटी एंड ए समर्स डे। यानी कि ये जो सोनेट है, इसमें जो फर्स्ट क्वार्ट्रेन है उसमें कंपैरिजन दिखाया गया है बिटवीन ब्यूटी एंड ए समर्स डे, यानी कि समर के दिन का ब्यूटी के साथ कंपैरिजन किया गया है। द सेकेंड क्वार्ट्रेन एक्सप्लेन्स वाई समर इज इम्परफेक्ट। और सेकेंड क्वार्ट्रेन में एक्सप्लेन किया गया है कि समर इम्परफेक्ट क्यों है। द थर्ड क्वार्ट्रेन शिफ्ट टुवर्ड द आइडिया ऑफ लास्टिंग ब्यूटी। ये जो तीसरा क्वार्ट्रेन है ये शिफ्ट करता है आइडिया ऑफ लास्टिंग ब्यूटी, यानी कि ये ब्यूटी की जो शिफ्टनेस है उसको शो करता है, ब्यूटी की जो लास्टिंग एज है उसको शो करता है। द फाइनल कपलेट डिक्लेयर्स दैट पोइट्री विल प्रिजर्व दैट ब्यूटी फॉर एवर। और जो कपलेट है वो डिक्लेयर करता है कि पोइट्री के थ्रू ब्यूटी को हमेशा के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। थीम्स की बात कर लेते हैं। इसकी मेन थीम है ब्यूटी, टाइम एंड मॉर्टेलिटी, नेचर्स इम्परफेक्शन एंड इमॉर्टेलिटी थ्रू आर्ट। द पोएम बिगिंस विद ए कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन ब्यूटी एंड द ब्यूटी ऑफ समर। ये पोएम कंपैरिजन के साथ शुरू होती है, जिसमें कि ह्यूमन ब्यूटी का कंपैरिजन समर की ब्यूटी से किया गया है। समर ट्रेडिशनली सजेस्ट वार्मथ, ब्राइटनेस, ग्रोथ एंड प्लेजर। जनरली समर वार्मथ को, ब्राइटनेस को एंड ग्रोथ को एंड प्लेजर को शो करती है। हाउएवर शेक्सपियर प्रेजेंट्स नेचुरल ब्यूटी एज अनस्टेबल एंड टेम्पररी। जनरली जो शेक्सपियर हैं वो जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको अनस्टेबल एंड टेम्पररी शो करते हैं। ह्यूमन ब्यूटी एज प्रिजर्व थ्रू पोइट्री बिकम्स मोर एंड्योरिंग देन द सीजन इटसेल्फ। और जो ह्यूमन ब्यूटी है इसको पोइट्री के थ्रू प्रिजर्व किया जा सकता है कि जिससे कि ये सीजन से भी ज़्यादा एवरलास्टिंग हो जाती है। टाइम एंड मोर्टेलिटी। टाइम इज ए सेंट्रल फोर्स इन द पोएम। इस पोएम का जो सेंट्रल फोर्स है वो टाइम है। समर फेड्स, फ्लावर्स डिक्लाइन एंड नेचुरल ब्राइटनेस डिसअपियर्स। समर जनरली फेड हो जाती है, फ्लावर्स डिक्लाइन हो जाते हैं समर के थ्रू एंड नेचुरल ब्राइटनेस जो होती है समर की वो डिसअपियर हो जाती है। These images reflect the universal process of aging and death। और ये जो इमेज दिखाई गई है पोएम में समर की, वो जनरली यूनिवर्स की प्रोसेस को शो करती है कि कैसे हम डेथ की ओर आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर एक्नॉलेज दैट फिजिकल ब्यूटी कैन नॉट लास्ट फॉर एवर इन द नेचुरल वर्ल्ड। शेक्सपियर एक्नॉलेज करते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो इस नेचुरल वर्ल्ड में बहुत देर तक नहीं रह सकती। इसके नेचर्स इम्परफेक्शन। ऑल्दो समर इज ऑफन आइडियलाइज, द पोएम एम्फेसाइजेज इट्स फ्लॉज। यानी कि समर को जनरली आइडियलाइज किया जाता है, लेकिन इस पोएम में समर के जो फ्लॉज हैं यानी कि समर की जो कमियां हैं उनको भी शो किया गया है। विंड कैन डिस्टर्ब डेलिकेट फ्लावर्स, हीट कैन बिकम एक्सेसिव एंड द सीजन एंड्स टू क्विकली। यानी कि विंड्स जो होती हैं डेलिकेट फ्लावर्स जो यानी कि सॉफ्ट फ्लावर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देती हैं। हीट कैन बिकम एक्सेसिव। और जो समर की हीट होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है। एंड द सीजन एंड्स टू क्विकली। और जो समर का सीजन है ये बहुत जल्दी पास अवे हो जाता है। नेचर इज़ ब्यूटीफुल बट अनप्रिडिक्टेबल। नेचर की जो ब्यूटी है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, ब्रीफ होती है एंड वल्नरेबल टू चेंज। यानी कि ये जैसे समर के जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। इमॉर्टेलिटी थ्रू आर्ट। द पोएम्स मोस्ट पावरफुल क्लेम इज दैट पोइट्री कैन डिफीट टाइम। इस पोएम का जो मोस्ट पावरफुल जो क्लेम है कि पोइट्री टाइम को भी डिफीट कर देती है। द बिलविड्स ब्यूटी इज प्रिजर्व इन वर्ड्स। बिलविड की ब्यूटी को वर्ड्स में प्रिजर्व किया जा सकता है, अलाउइंग इट टू सर्वाइव बियॉन्ड नेचुरल डिक्लाइन। और ये नेचुरल डिक्लाइन यानी कि जो इसका प्राकृतिक रूप से जो इसका पतन होता है उससे भी ये सरवाइव कर जाती है।
दिस थीम रिफ्लेक्ट द रेनेसा बिलीफ दैट लिटरेचर कैन क्रिएट लास्टिंग फेम एंड मेमोरी। और ये जो थीम है इसकी वो रिफ्लेक्ट करती है रेनेसा बिलीफ को कि लिटरेचर एवर लास्टिंग होता है और लिटरेचर के थ्रू हम ब्यूटी को, मेमोरी को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब कुछ इसकी की इमेजेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि समर एज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड वार्मथ। यहाँ समर का जो कंपैरिजन किया गया है बिलविड की ब्यूटी से एंड वार्मथ से, तो ये एक सिंबल है ब्यूटी का एंड वार्मथ का। रफ विंड्स एज ए सिंबल ऑफ डिसरप्शन, और जो रफ विंड्स हैं वो सिंबल हैं डिसरप्शन का, यानी कि जो जब समर की जो विंड्स चलती हैं तो वो नेचर को डिसरप्ट कर देती हैं, पूरे जो भी बर्ड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। द सन एज ए सिंबल ऑफ ब्रिलियंस एंड पावर, और जो सन है वो सिंबल है ब्रिलियंस का एंड पावर का। फेडिंग ब्यूटी एज ए सिंबल ऑफ मॉर्टेलिटी, और जो ब्यूटी है जो फेड होती जा रही है वो मॉर्टेलिटी को शो करती है। इटर्नल लाइन्स एज ए सिंबल ऑफ पोएटिक प्रिजर्वेशन, और इसमें एक फ्रेज यूज हुई है इटर्नल समर, तो यहाँ पर जो इटर्नल समर है वो इटर्नल लाइन्स हैं एज ए सिंबल ऑफ पोएटिक प्रिजर्वेशन, यानी कि पोइट्री की प्रिजर्व करने की जो पावर है उसको शो करती हैं। टोन देख लेते हैं इसकी, टोन क्या है पोएम की। द टोन इज एडमायरिंग, कॉन्फिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव। इस पोएम की टोन जनरली एडमायरिंग है और कॉन्फिडेंट है एंड रिफ्लेक्टिव है। एट फर्स्ट द पोएम साउंड लाइक ए ट्रेडिशनल लव पोएम प्रेजिंग ब्यूटी। शुरुआत में जब ये पोएम शुरू होती है तो ये ऐसी लगती है जैसे कि ट्रेडिशनल लव पोएम हो जो कि ब्यूटी को प्रेज कर रही हो, यानी कि ब्यूटी की प्रशंसा कर रही हो। एज इट डेवलप्स द टोन बिकम्स मोर फिलोसॉफिकल, और जैसे जैसे ये डेवलप करती जाती है, यानी कि जैसे जैसे आगे पोएम बढ़ती जाती है इसकी टोन बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल होती चली जाती है। बाय द एंड फाइनल कपलेट द स्पीकर एक्सप्रेसेस certainty that poetry will preserve the beloved's beauty against time and death। एंड जो इसका फाइनल कपलेट है उसमें स्पीकर ये एक्सप्रेस करता है कि पोइट्री प्रिजर्व कर सकती है बिलविड की ब्यूटी को नेचर के अगेंस्ट, लाइक टाइम एंड डेथ के अगेंस्ट भी ब्यूटी को, बिलविड की ब्यूटी को प्रिजर्व कर सकती है। वो सारी फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं इसमें, लाइक मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, कॉन्ट्रास्ट, रेटोरिकल क्वेश्चन, कपलेट। पोएम को देखते हैं हम, तो ये है हमारी पोएम, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है ये। टोटल 14 लाइन्स होती हैं, सोनेट है। तो सबसे पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेंगे। राइमिंग स्कीम है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, डे इज ए, दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, डे एंड टेम्परेट, तो ये हो गया बी। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, डे मे, तो ये भी हो जाएगी ए। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, टेम्परेट एंड डेट, ये भी हो जाएगा बी। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई फर्स्ट क्वार्ट्रेन की। ये हमारा फर्स्ट क्वार्ट्रेन है 4 लाइन का, ए बी ए बी। अब लाइन्स के बारे में देखते हैं। शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। पोएम हमारी स्टार्ट होती है एक रेटोरिकल क्वेश्चन से कि इसमें पोइट एक क्वेश्चन करता है कि शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। यहाँ पोइट अपनी बिलविड की ब्यूटी को समर के डे से कंपेयर करता है कि क्या मैं तुम्हें समर के डे से कंपेयर कर सकता हूँ। दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। फिर यही इसका ये आंसर भी दे देता है कि नहीं, मैं तुम्हें समर के डे से कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, यानी कि तुम तो समर से भी ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा टेम्परेट हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, और जो ये रफ विंड्स हैं, समर की जो रफ विंड्स हैं वो शेक कर देती हैं डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, और जो मे की जो स्वीट बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, उनको ये रफ विंड्स शेक कर देती हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, एंड ये जो समर का टाइम है ये बहुत ही शॉर्ट होता है, ये जनरली बहुत जल्दी निकल जाता है।
समर स्लीव्स हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, यानी कि जो समर का ड्यूरेशन है ये बहुत ही शॉर्ट होता है। ये थी हमारी 4 लाइन्स। इनमें जनरली पोएट कंपैरिजन करता है अपनी बिलवेड की ब्यूटी को समर से और कहता है कि तुम तो समर से भी ज़्यादा लवली और टेम्परेट हो। और यहाँ टेम्परेट का मतलब है काम, यानी कि तुम यू आर मोर टेम्परेट, यानी कि यू आर वेरी काम। रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, और ये जो मे की जो रफ विंड्स हैं वो जो मे की डार्लिंग बर्ड्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। शेक का मतलब शेक नहीं होगा, शेक का मतलब होगा डिस्ट्रॉय। एंड समर स्लीव्स हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, एंड ये जो समर का ड्यूरेशन है, यानी कि जो समर का लाइफ ड्यूरेशन है ये बहुत ही शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स पे चलते हैं। Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dim, and every fair from fair sometimes decline, by chance or nature's changing course untrimmed. Sometimes too hot the eye of heaven shines. इसमें पॉइंट कहता है कि ये जो आई ऑफ हेवन है यहाँ ये मेटाफोरिकली यूज हुआ है। यहाँ आई ऑफ हेवन सन, यहाँ सन को मेटाफोरिकली यूज किया गया है। सन का कंपैरिजन आई ऑफ हेवन से किया गया है। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन, यानी कि जो ये सन है वो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, यानी कि इसकी जो वार्मथ है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, एंड कभी कभी जो इसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है जो यानी कि जो इसकी ब्राइटनेस है वो डिम हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, और ये जो इसकी ब्यूटी है वो कम होती चली जाती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, यानी कि जो नेचर का चेंजिंग कोर्स है, यानी कि नेचर की जो बदलने की आदत है, ये जो टाइम टू टाइम ग्रेजुअली नेचर का जो चेंज होता है उससे ये जो ब्यूटी है वो डिक्लाइन होती चली जाती है। यानी कि ये वाला जो स्टेंजा है इसमें पोएट ये जो समर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको और जो समर के फ्लॉज होते हैं उनको शो करता है कि समटाइम्स तो ये सन है बहुत कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा चमकता है और कभी कभी जो इसका ब्राइटनेस है वो बहुत डिम हो जाती है। और इसके ये चेंजिंग कोर्स के कारण ये जो ब्यूटी की जो फेयरनेस है ये भी डिक्लाइन होती चली जाती है। Next stanza is, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. Next stanza, but thy eternal summer shall not fade. यहाँ इटर्नल समर है जो मेटाफोरिकली यूज किया गया है कि ये जो इटर्नल समर का मतलब है ब्यूटी से कि लेकिन ऊपर के स्टेंजा में बताया गया था कि जो समर की ब्यूटी है वो चेंज होती चली जाती है, लेकिन यहाँ पॉइंट कहता है कि बट दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी जो ये ब्यूटी है वो कभी फेड नहीं होगी। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट, और ये कभी भी अपना पोजेशन जो अपनी फेयरनेस का पोजेशन है उसको लूज नहीं करेगी। नॉर शेल डेथ ब्रेक दाउ वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड, और तुम्हें डेथ भी क्लेम नहीं कर सकती। व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, जब तुम मेरी इन इटर्नल लाइन्स में होगे तो इटर्नल लाइन्स में ग्रो करोगे तो तुम्हें डेथ भी क्लेम नहीं कर पाएगी। तो ये हमारा जो स्टेंजा है वो जो ऊपर के 2 स्टेंजा हैं उनसे शिफ्ट हो रहा है। तो यानी कि इसकी जो शिफ्टनेस है यहाँ पर चेंज ऑफ थॉट हुआ है, तो यहाँ पर हमारा बोल्टा आकर होगा, यानी कि बोल्टा इज चेंज ऑफ थॉट। ऊपर के स्टेंजाज में पोएट ने समर का कंपैरिजन किया था, फिर उसकी क्वालिटीज और उसके फ्लॉज को दिखाया था, और इस स्टेंजा में वो इनको कंट्रास्ट कर रहा है कि अपनी बिलवेड की ब्यूटी से, कि समर की ब्यूटी तो
फेड होती चली जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो इटर्नल समर है वो कभी फेड नहीं होगी, और तुम अपना पोजीशन भी नहीं खो पाओगे, और तुम्हें तो डेथ भी क्लेम नहीं कर पाएगी व्हेन जब तुम इन मेरी इटर्नल लाइंस में ग्रो करोगे। अब कंक्लूडिंग कपलेट इज सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। जब तक मैन कैन ब्रीथ एंड आइज कैन सी, जब तक इंसान सांस लेगा और आंखें देखती रहेंगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, ये हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगी एंड ये जीवन को एक नई लाइफ देंगी। यानी कि ये पोइट की जो बिलीफ है इन द पावर ऑफ पोइट्री टू इमर्टलाइज ब्यूटी, उसको अफर्म करती है। यानी कि ये पोइट के जो बिलीफ है कि वो अपनी पोइट्री के थ्रू इसको इमर्टलाइज, जो बिलविड की ब्यूटी है उसको इमर्टलाइज कर देगा, ये उसको शो करती हैं ये लाइंस। तो ये थी हमारी पोएम। एक बार और इसकी रीडिंग लगा लेते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यानी कि क्या मैं तुम्हें समर के डे से कंपेयर कर सकता हूँ। दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, नहीं मैं तुम्हें कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर मोर लवली एंड मोर काम। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, और जो ये मे की जो डार्लिंग बर्ड्स हैं, स्वीट बर्ड्स हैं, उनको ये रफ विंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंड समर लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, और जो समर का जो लाइफ ड्यूरेशन है ये बहुत ही शॉर्ट है। समटाइम्स थ्रू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, आई ऑफ हेवन इज सन, क्योंकि कभी कभी ये जो सन की ब्राइटनेस है ये बहुत शाइन करती है। एंड ऑफन इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, और कभी कभी इसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है या इसकी ब्राइटनेस है वो डिम हो जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, और बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, यानी कि ये जो इसकी ब्यूटी है वो डिक्लाइन होती चली जाती है, या तो बाई चांस या फिर नेचर के चेंजिंग कोर्स के थ्रू। यानी कि जो नेचर का ये जो टाइम पासिंग फेज है इसके थ्रू इसकी ब्यूटी डिक्लाइन होती चली जाती है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन ये जो तुम्हारी इटर्नल समर है, इटर्नल समर इज ब्यूटी, यानी कि तुम्हारी ये जो ब्यूटी है ये कभी फेड नहीं होगी। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट, और ये कभी भी अपना पोजेशन नहीं खोएगी। नॉर शेल डेथ ब्रेक दाउ बोन रेस्ट इन हिज शेड, और तुम्हें डेथ भी क्लेम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, क्योंकि तुम मेरी इन इटर्नल लाइन्स में ग्रो करोगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, यानी कि तुम मेरी पोइट्री के थ्रू इमोर्टल रहोगे जब तक मेरी पोइट्री रहेगी, यानी कि जब तक ये ह्यूमन सिविलाइजेशन रहेगी तब तक तुम मेरी पोइट्री में अमर रहोगे। तो ये थी हमारी आज की पोएम शैल आई कंपेयर दी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, और ये पोएम हमारे सिलेबस में अब नई ऐड हुई हैं, तो इनके बाद से तो हमारा पहला एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी पोइट्री को डील कर सकते हैं। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये ना पेपर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पोएम्स के रिगार्डिंग। जो पोएम को हमारा डील करने का तरीका होगा वो ऐसे ही होगा कि सबसे पहले हमें राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जनरली ले लेनी है, और फिर उसकी फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है, और फिर पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करना है। सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया एंड पोएम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि जो अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस वाली पोएम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या था, जिसके थ्रू हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम कैसे हमें पोएम को देखना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि इन शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, द फॉलोइंग लाइन्स प्राइमरीली सर्व्स टू सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। यानी कि जो हमारी पोएम है इसमें कि ये जो लाइन्स हैं ये कपलेट वाली लाइन्स हैं, तो ये क्या शो करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज reinforce the seasonal imagery of the octave through a return to description of summer's instability,
यानी कि क्या ये समर्स की इंस्टेबिलिटी को शो करती हैं? तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। रिजॉल्व द टेंशन बिटवीन नेचुरल म्यूटेबिलिटी एंड पोएटिक परमानेंस बाय असर्टिंग वर्स एज मीडियम ऑफ इमॉर्टेलिटी। यानी कि ये टेंशन को रिजॉल्व करती है बिटवीन नेचुरल म्यूटेबिलिटी यानी कि नेचर की जो पावर है उसको एंड पोएटिक परमानेंस, और जो पोएट्री की जो परमानेंस है उसके थ्रू बाय असर्टिंग वर्स एज मीडियम ऑफ इमॉर्टेलिटी, एज ए मीडियम ऑफ इमॉर्टेलिटी। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। और तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम, मतलब सिलेबस में तो नहीं थी हमारे में, लेकिन और भी अदर एग्जाम्स में से बहुत ही इसकी थीम को लेकर ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और ये हमारी पोएम थी। एंड नेक्स्ट पोएम में हम नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरी पोएम समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इस पोएम की पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। I hope you like this video, and if you like, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.